नमस्कार। रूबरू थिएटर ग्रुप की तरफ से शख्सियत के संग में एक बार फिर से हूँ मैं आपके साथ, आपकी दोस्त काजल। और आज जो शख्सियत हमारे साथ हैं, रंगमंच, सिनेमा और टेलीविजन का जाना माना नाम, जाना माना चेहरा, एनएसडी से स्नातक हैं। स्वागत करती हूँ अशोक भांतिया जी का। थैंक यू काजल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अ, मैं आपसे पहली बार मुलाकात कर रहा हूँ। जी सर, जी सर। मुझे लगता है कि आप बहुत पॉजिटिव पर्सन हैं, थैंक बहुत यू। बहुत पॉजिटिव है। और आपके थैंक यू। साथ बात करके लगा ही नहीं था मुझे कि मैं पहली बार आपसे बात कर रहा बहुत हूँ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया और सर। इस तरह के इंसान ही इस तरह का काम कर सकते हैं जो आप कर रहे हैं। जी बहुत हाँ, बिल्कुल। शुक्रिया। बहुत थैंक शुक्रिया यू। और आपका फिर से स्वागत करती हूँ रूबरू के इस मंच पर। बहुत बहुत और धन्यवाद। मैं, जैसा कि हमारा ये कार्यक्रम है जो यंगस्टर्स को कहता है कि जैसे आजकल का एटमॉस्फेयर चल रहा है, तो हमारे यहाँ जो शख्सियतें आती हैं, उनकी जो उनका जो सफर रहा है कला के क्षेत्र में, उनकी जो इंस्पिरेशनल जर्नी रही है, हमारा ये टारगेट रहता है कि वो हमारे यंगस्टर्स तक पहुंचे। तो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि जो आपकी जर्नी रही है कला के क्षेत्र में, वो हमसे आप साझा कीजिएगा। हाँ, ये तो कमाल का है। अगर मैं अपनी सच में आज तक की जर्नी सुनाने लगूं तो पूरा दिन बीत जाएगा। 24 घंटे भी कम नहीं होंगे। मेरी पूरी जर्नी में बहुत एक्सीडेंट्स हुए हैं, जी बहुत जी खूबसूरत दिन भी बीते हैं, और बहुत ज्यादा दुख भरे नहीं थे। जी अगर मैंने उन्हें दुख भरा नहीं माना तो दुख भरे नहीं थे। वो जी लोग जी कहते हैं कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत दुख हुआ। नहीं, अगर मेरा फोकस था थिएटर, मेरा फोकस था एक्टर, मुझे मालूम था मुझे क्या करना है, तो अपने आप मुझे सब पता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किस तरफ जा रहा हूँ। इसलिए मुझे कभी भी बहुत दुख नहीं हुआ, बहुत जी परेशानी हुई। हाँ, जी ये जरूर है कि मैं मेरे परिवार को एक्टिंग और नाटक और इससे कुछ नहीं लेना देना। मैं एक बड़े ऑर्थोडॉक्स परिवार से आता हूँ। राजस्थान, उदयपुर शहर, मेरा खूबसूरत शहर, वहां रहता था। एक पता नहीं क्या बात थी कि मैं सड़क पे कोई जमूरा वाला डांस कर रहा है या नाच रहा है तो वहां खड़ा होकर देखता था। ये बचपन था। जी या सो गांव में साइकिल चलाने वाले होते थे, दो दो दिन तक साइकिल चलाते, तो मैं जी उनको देखता रहता था। और ऐसे ऐसे परफॉर्मेंसेस कि एक फोक डांस कहीं हो रहा है, तो मैं वहां उस साउंड की आवाज से चला जाता था कि कहां से आ रहा है, और चलते 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 कई किलोमीटर दूर तक चलता रहता, और देखता कि कुछ फोक कलाकार, गवरी नाम का एक फोक डांस है और फोक आर्ट है हमारे यहाँ, वो कर रहे होते, और मैं घंटों देखता, और जब घर आता तो डांट पड़ती थी ऑब्वियसली। देखने का बहुत शौक था। उसके बाद मुझे लगा यार ये क्या है, ये मैं क्यों अट्रैक्ट हो रहा हूँ, देखने के प्रति क्यों अट्रैक्ट हो रहा जी हूँ। कुछ भी नहीं, बहुत दबला दुबला पतला था, समझ नहीं थी कि क्या कर रहा हूँ। पढ़ाई चल रही थी मेरी, साथ ही साथ स्कूलिंग चल रही थी। और बड़ा इंटरेस्टिंग ये हुआ कि एक दिन की बात है, हाँ, जब हम स्कूल में कर रहे थे तो कहीं कहीं मैं भी परफॉर्म कर देता था, डांस करवा लेते थे मुझसे, या म्यूजिक जी का शौक था थोड़ा सा। तो फिर हमारे एक गुरु हैं, मंगल सक्सेना साहब, उनके साथ मैंने काम शुरू किया। अब उनसे मुलाकात पहली मेरी ऐसे होती कि हम कॉलेज से आ रहे थे, रास्ते में मेरे साथ एक हमारा दोस्त था, गुरविंदर सिंह पुरी, सरदार हैं। उन्होंने जी कहा कि आप 1 मिनट इस रास्ते से चलेंगे, इस रास्ते से नहीं चलेंगे, मेरे को कुछ काम है। मैंने कहा कहाँ ले जा जी रहे हो यार, मुझे क्यों ले जा रहे हो, मुझे घर पे डांट पड़ती है अगर लेट हो जाता हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं, चलते हैं चलते हैं, 2 मिनट लगेंगे फिर तो मैं वहां उनके साथ चला गया। कम ही उम्र रही होगी, कुछ 14, 15, 17 साल की उम्र रही होगी मेरी। और जब मैं वहां पहुंचा तो एक शख्सियत वहां पे बैठी हुई थी, कुर्ता पजामा, उनके हल्की हल्की दाढ़ी आई हुई थी, और खूबसूरत चेहरा, आवाज बहुत अच्छी। उन्होंने कहा कि आओ बेटा,
क्या नाम है तुम्हारा? मैंने कहा मैं एक हूँ। और उनके साथ आधा पौन घंटा मैं बैठा। वो दिन था और आज का दिन मैंने थिएटर नहीं छोड़ा। क्या बात। मेरा, जी हाँ, मेरा थिएटर वहां से शुरू हुआ। थिएटर शब्द पहला मैंने वहां से सुना और थिएटर की जानकारी उस गुरु ने दी। अब उन गुरु की एक कविता मैं आपके सामने सुनाना चाहूँ। जी जरूर। चांदनी की बादली से भरा हो गगन तले, बनी हो मगन मुक्त नन्ही सी कुटिया। चांदनी की बादली से भरा हो गगन तले, बनी हो मगन मुक्त नन्ही सी कुटिया। तोतले सुनाती नीड़ पुष्पों से झड़ी, छोटी सी फुलवारी हो, सबके घरों में हो किंतु न्यारी न्यारी। क्या बात, सबके घरों में दु, हो। दुबला सा रास्ता हो, दुबला सा रास्ता हो, सबसे ही वास्ता हो। शंख बजाता कोई समीरण गाता हो, कोयल गुंजन गान सबको सुनाता हो। चार रोटी तनिक मधु, थोड़ी सी दाल हो, सबके घरों में हो किंतु न्यारी न्यारी। चांदनी की बादली से भरा हो गगन। तो ये कविता मेरे थिएटर के साथ जुड़ी रही। उसी सेंसिबिलिटी के साथ मैंने अपना जीवन शुरू किया और वही सेंसिबिलिटी आज तक है मेरी। मैं थिएटर को प्रोफेशनल भी करता हूं, थिएटर को अपना सब कुछ मानता हूं, एक्टिंग को सब कुछ मानता हूं, डायरेक्शन को सब कुछ मानता हूं। लेकिन मैंने इन सब के साथ कभी भी ये नहीं कहा कि थिएटर एक्टिंग झूठ है। ये सत्य है और सत्य को पेश करोगे तभी आप उसको परफॉर्म कर पाओगे, नहीं तो कभी नहीं कर पाओगे। तो वो आज तक चलता है। आवाज नहीं आ रही है आपको शायद, और हेलो, आप। जी जी, हेलो। अब आ रहा है, आ रहा है, आ रही है। मैं कभी ऐसा नहीं सोच रहा था कि दिल्ली जाके किसी संस्था का बड़ा हेड बन जी जाऊंगा या किसी और जगह जाके संस्था, कभी नहीं। सहज तरीके से जीवन में अपना काम करता रहा और आज तक करता है। लेकिन जर्नी ऐसी नहीं रही है। मैं जब उदयपुर में थिएटर कर रहा था, मेरे गुरु मंगल सक्सेना के साथ काम कर रहा था, करते करते मेरी स्टेगनेंसी आ गई थी। मैं हीरो बन गया था वहां पे। एक छोटे से शहर में ज्यादातर पान की दुकान पर खड़े होकर सिगरेट पीने लगे और बड़े बड़े बाल और बड़ी बड़ी फ्लेयर वाले बेल बॉटम पहनने लगा, प्लेटफॉर्म शूज पहनने लगा और सोचने लगा कि मैं एक्टर हो गया हूं। और बहुत मुगालते में रहने लगा कि मैं एक्टर हो गया हूं, दिस इज व्हाट द एक्टिंग इज एंड दिस इज व्हाट द एक्टर इज ऑल अबाउट। बट वो बहुत जल्दी मेरे को जमीन पे गिराया गया। मेरे गुरु ने ही कहा कि एक नाटक था अंडे के छिलके, खून राठी जी का, और मुझे कहा कि ये किरदार पढ़ो। मैंने वो पढ़ा पढ़ा और मुझे समझ में नहीं आया कैसे करना चाहिए। तो दूसरे दिन सुबह 7 बजे लैंडलाइन थी, मैंने सर को फोन कर दिया। मैंने कहा सर ये कैसे करते हैं? तो सर ने मुझे डांट दिया कि यार, क्या हमारे पास कोई काम नहीं है क्या? है सुबह सुबह 7 बजे तुम मुझको फोन करके पूछते हो कि क्या है? मैं डर गया। दिन भर शाम को रिहर्सल थी 6 बजे। मैं जब रिहर्सल में पहुंचा तो रिहर्सल में मैं सहज तरीके से पहुंचा, उन्होंने भी मुझे अच्छा से रिसीव किया। लेकिन जब मुझे पढ़ाया, जब वो नाटक पढ़ाया वापस से, तो उन्होंने कहा तुमसे नहीं होगा, चलो हटो यहाँ से, चाहिए यहाँ से, तुम एक्टर बनने आया, निकल जाओ यहाँ से। तो मैं बड़ा बुझ गया। मैंने कहा ये क्या हुआ? 2 घंटे के बाद उन्होंने मुझे कहा कि यही तुम्हारी शुरुआत है, यहां तुम घबराओ मत, डरो मत, तुम्हारा फेल्योर नहीं है, ये तुम्हारा सक्सेस है। यहां से अगर तुम रुक गए 2 घंटा, अगर तुम चले जाते तो तुम्हारा थिएटर बंद हो जाता। तुम मेरे ख्याल से इस थिएटर वर्ल्ड के अंदर नहीं आते।
लेकिन वो 2 घंटे रुकने की वजह से उन्होंने कहा कि दिस इज व्हाट, इसका मतलब तुम्हारे अंदर पैशन है, तुम उसको काम कर सकते हो। एंड देन मैं इतना खुश हुआ उस बात से, मैंने कहा अच्छा चलिए यहाँ। उसके बाद मैं जब करता रहा, कई वर्षों तक वहां काम करता रहा, तो मुझे स्टैग्नेंसी आ गई। मैं सोच रहा था कि अब से आगे क्या किया जाए। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। एनएसडी के बारे में कभी सुना नहीं था, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के बारे में। मैं परेशान, मैं हर एक के घर पे जाता था, बड़े बड़े ऑफिसर के यहाँ, और उनसे पूछता था कि मुझे यहां से ले जाओ। एक तो स्पोर्ट्समैन के पास चला गया, और वो कहीं साउथ अफ्रीका में कोच थे कहीं पे। मैंने कहा मुझे ले जाइए, मैं कोई शहर में नहीं रहना है, पता नहीं क्या हो गया है मुझे। अब देखिए कि क्या एक एक यंग बच्चे की मनस्थिति कैसी होती है, किस तरह से वो जीवन को आगे बढ़ाता है, और वो सोचता है कि अच्छा, परिवार नहीं चाहता था कि मैं इस प्रोफेशन में जाऊं। मैं बड़ी देर देर से घर पहुंचता था, तो बाहर पहले तो कमरे में मेरी माँ मुझे एक थाली में रोटी वोटी रख के, सब्जी वब्जी रख के कमरे में मेरे पहुंचा देती थी। मैं जब रात को 2-2:30 बजे चुपके से आता था तो खा लेता था। धीरे धीरे उन्होंने मेरा बिस्तर जो है वरांडे में लगाने शुरू कर दिया। मैं वरांडे में सोने लगा। अब कोई मतलब ही नहीं था दरवाजा अंदर खुलवाने का, कोई कितनी भी बजे आओ। लेकिन मेरी माँ पानी रखती थी रोज मेरे लिए। तो एक दिन मैं आया करीब 2:30-3 बजे, रिहर्सल वगैरह खत्म करके, वहां पानी नहीं। मुझे प्यास बहुत लगी। मैं उन दिनों जीन्स और कुर्ता पहनता था, खादी का कुर्ता और जीन्स पहनता था। अब पानी नहीं, मैं घर को घंटी नहीं बजा सकता, अंदर किसी को उठा नहीं सकता। मैं बाहर जो गाय और ये पानी पीती थी, एक टंकी लगी हुई, उसमें मैंने झांक के देखा तो उसके अंदर भी पानी। मेरे घर के करीब आधा किलोमीटर दूर एक बच्चों का गार्डन था जिसमें नाव चलती थी, वहां पानी था। मैंने वहां जाके अपने कुर्ते से छाना उसको और पानी पिया, और मैंने अपनी प्यास बुझाई। क्या बात। तो वो, हाँ, वो दिन जो है वो बड़े खूब अच्छा, उसको भी मैंने बहुत अच्छा से लिया। मैंने कभी ये नहीं सोचा अरे यार ये क्या हुआ मेरे साथ। उसने मुझे ताकत दी, उसने मुझे ताकत दी कि मैं इस उम्र में भी इनोवेट हो सकता हूं, मैं कुछ कर सकता हूं। मतलब मुझे पाना है तो मैं अपना रास्ता खोजने निकल जाता हूं, और मैंने पानी पाना है तो पानी पाए, तो पानी पिया, प्यास बुझाई और आगे निकल पड़ा। इस तरह के जीवन के कई हिस्से हैं। तो मैं सोच रहा था कि अब क्या किया जाए, कहाँ जाए। तब मेरा एक दोस्त है जो पपेट्री का जी। खेल खिलाता था वहां पे। तो वो चंडीगढ़ में वहां पे नौकरी पे था, टाटा के साथ वो नौकरी कर रहा था। तो वहां उसे मालूम था कि एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर, चंडीगढ़, पंजाब यूनिवर्सिटी। उसने मुझे एक टेलीग्राम भेजा। उसे मालूम था मेरी तड़प बहुत कुछ गड़बड़ है, तो टेलीग्राम भेजा। वो टेलीग्राम आज तक मैंने संभाल के रखा हुआ है। 1 हफ्ता बाकी है, अगर तू आ सकता है तो यहाँ इंटरव्यू होगा, और तेरा अगर एडमिशन हो जाए तो चलेगा, यहाँ 200 रुपए की स्कॉलरशिप। मैंने किसी से नहीं पूछा। इसे मैं भागना कहूं या मैं अपने करियर के प्रति इतना सजग था। और जैसे मैं आज भी कहता हूं मैम कि थिएटर को जब तक परिवार से नहीं जोड़ेंगे हम, थिएटर का बच्चा एक्टर, कंप्लीट एक्टर नहीं बन पाएगा। जिस दिन परिवार कह देगा कि यस वी आर विथ यू, तो रिहर्सल में जा रहा है, वेरी गुड, अरे माँ कहेगी रुक 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 रुक, पानी लेके जा, कुछ खाने को लेके जा, रिहर्सल में जा रहा है ना। या पिताजी कहेंगे कि आजकल क्या कर रहा है, कि नहीं वो नाटक है, वो थिएटर कर रहा है, ओ ग्रेट, बहुत बढ़िया बात है। अगर वो शुरू हो गया, जब तक वो छुप के निकलेगा घर से,
जब तक वो बचा बचा निकलेगा कि किसको अपना बनाऊं किसको अपना ना बनाऊं, तो वो गिल्ट के साथ एक्टर बना रहेगा जिंदगी भर। वो थिएटर करता है गिल्ट के साथ। उसको याद है कि मैंने अपने माँ बाप को बेवकूफ बना रखा है, अपने बड़े भाइयों को बेवकूफ बना रखा है, और मैं ये कर रहा हूं। तो गिल्ट के साथ कोई भी काम करना बुरा है। तो मैं चाहूंगा अपने यंगस्टर्स को ये कहना, मेरे जितने भी साथी दर्शक हैं उनसे कहना कि जिस तरह से डॉक्टरी है, इंजीनियरिंग है, उसी तरह से थिएटर को भी शुरू होना चाहिए। उसी तरह माता पिता, उस जैसे गुजराती थिएटर है या मराठी थिएटर है या बंगाली है, बचपन 5 वर्ष की उम्र में बच्चे को गाना सीखना शुरू करवा देते हैं। बच्चा गाना सुनना और सीखना शुरू कर देता है, और उसे अगर थिएटर प्रोफेशन में जाना है या किसी और अलाइड आर्ट्स में जाना है तो जाता है। हिंदी थिएटर का बच्चा, पूरे देश का हर बच्चा कहीं न कहीं अपनी परेशानियों से जूझता हुआ एक्टिंग करता है, जिस दिन वो परिवार से जुड़ जाए। दूसरा, मैं कहता हूं कि हम सोसाइटी से डिटैच हो जाते हैं। थोड़े दिन सोसाइटी को ऐसे देखने लगते हैं कि ये तो कुछ और ही है, हम कुछ और ही। नो, सोसाइटी ही से कैरेक्टर मिलता है। तभी हम सोसाइटी से अगर जुड़े रहेंगे, सोसाइटी हमें धक्का देगी कि यस, गो हेड एंड यू बिकम एन एक्टर और प्रोफेशनल इन थिएटर। तो आप देखिएगा कि हम कितने अच्छी तरह से अपने प्रोफेशन को कर पाएंगे। तो वैसा ही हुआ कि मेरे परिवार के साथ भी, मैं फिर से आता हूँ, मेरे परिवार के साथ भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया हुआ था, तो मैं चला गया, वहां से निकल गया, ट्रेन पकड़ी और चंडीगढ़ पहुंच गया। दिल्ली आया, दिल्ली से बस में बैठा, चंडीगढ़। वहां करीब 70-80 स्टूडेंट्स थे। मैं अकेला नॉन पंजाबी, बाहर से आया हुआ, बाकी सब पंजाबी थे। ज्यादातर पंजाब स्टेट के लोग थे, हरियाणा भी थे थोड़े से, लेकिन दिल्ली से भी थे। बट यहाँ राजस्थानी तो मैं अकेला था। मैंने कहा यार यहाँ तो रहना है। वो डिपार्टमेंट बहुत खूबसूरत है। मैंने इंटरव्यू दिया और मैं जो है पास हो गया इंटरव्यू में। उसी दिन शाम को पता भी चल गया कि आपको 200 रुपए स्कॉलरशिप मिलेगी। एंड देन ट्रेनिंग स्टार्ट, एक प्रॉपर थिएटर ट्रेनिंग शुरू, जिसे रास्ता मिलना कहते हैं। और मैंने ये तय किया था, मैं बिना सीखे अपने इस प्रोफेशन को आगे नहीं बढ़ाऊंगा, मैं सीखता जाऊंगा। साथ ही साथ आज तक स्टूडेंट हूं, तब भी स्टूडेंट था, हमेशा स्टूडेंट रहूंगा। मैं विद्यार्थी बना रहूंगा, मैं सीखता जाऊंगा, आगे बढ़ता जाऊंगा। खैर, मैंने चंडीगढ़ डिपार्टमेंट के अंदर 76-77 में डिपार्टमेंट किया। 1 साल का कोर्स था। वहां पे मैंने 2 नाटक में काम किया। एक तो इडिपस किया था, जिसमें मैं खुद इडिपस का, कुमार वर्मा ने डायरेक्ट किया था वो। आहा, क्या एक्सपीरियंस है कुमार साहब, थैंक यू सर, यू माई मेड मी एज एन एक्टर। मुझे आपने तैयार किया है। आप क्या गुरु हैं, कितने कमाल के। आपकी भाषा साउथ की थी, लेकिन सर हिंदी से भी खूबसूरत बोलते हैं। और आपने मुझे नुक्ता लगाना सिखाया सर। ज और ज में जो फर्क होता था वो कुमार वर्मा सर ने मुझे सिखाया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और 10 शो हुए थे उसके। अब क्या, चंडीगढ़ का भी एक किस्सा है कि मैं उदयपुर से आया था। उदयपुर यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज नहीं थी पंजाब यूनिवर्सिटी में। 7 महीने तक मुझे न स्कॉलरशिप मिली, ना ही मेरा एडमिशन पक्का हुआ। 7 महीने हो गए। इडिपस का शो चल रहा था। वाइस चांसलर साहब जो है शो देखने आए। मुझे बुलाया गया कि बच्चा कौन है, तो बहुत अच्छा काम किया। तो कुमार वर्मा साहब ने कहा कि सर वो तो अच्छा है, एक्टर भी बहुत अच्छा है, लेकिन सर इसको अभी तक प्रोविजनल एडमिशन मिला हुआ है, इसको परमानेंट एडमिशन नहीं मिला हुआ है। तो कहे ऐसी कैसे हुआ है? तो कहे सर उदयपुर यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज नहीं है। मेरी वजह से उदयपुर यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर रिकॉग्नाइज। क्या बात, क्या उस बात, समय क्या तो बात। आई वॉज द फर्स्ट स्टूडेंट, पहला विद्यार्थी था मैं, जब
पंजाब यूनिवर्सिटी और उदयपुर यूनिवर्सिटी। तो आज भी अगर बच्चे जाते हैं तो उदयपुर के बच्चे को ये मालूम रहता है कि अच्छा उदयपुर यूनिवर्सिटी पंजाब है। उसके बाद वहां से मुझे मालूम था, उसके बाद तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय तैयार खड़ा हुआ था सामने मेरे, और मैंने 1 साल बहुत अच्छा काम किया, बहुत मेहनत की, अपने एक्टर को बढ़ाया, एक्टर को सुधारा। जो बुगालते थे मुझे छोटे शहर के, वो सब हटा दिए। जो चेहरा देख के मैं एक्टर बनना चाहता था वो मैंने हटा दिया, कि भैया मैं शीशे में देख के एक्टर बन गया हूँ, वो हटाया। और मैंने कहा यही मौका है कि मेरे प्रोफेशन को आगे बढ़ाना। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का फॉर्म भरा और मैं इंटरव्यू देने गया तो जैसे युवराज भाई कह रहे थे कि सब दाढ़ी वाले थे, तो मेरे लिए भी सभी दाढ़ी वाले बैठे हुए थे वहां पे। इंटरव्यू हुआ। मैं बड़ा उसमें उस तरह से रहता था, कलरफुल कमीज, बड़े बड़े बाल, और फ्लेयर वाली ट्राउजर और प्लेटफॉर्म शूज। और तो सबको लगा ये क्या एक्टर बनने आया है क्या। अच्छा, हमको क्या फिल्मों से जो है सारा का सारा इन्फ्लुएंस था। उसी तरह से जैसे आज पूरा देश टेलीविजन और फिल्मों से एक्सपोज्ड है, और हमारा जो बच्चा है, जो आने वाला एक्टर है, वो सोचता है कि एक्टिंग वही है, टेलीविजन और फिल्म। उसे ये पता नहीं है कि जो थिएटर का परफॉर्मेंस है, जो लाइव परफॉर्मेंस है, वो आपका व्यक्तित्व बनाता है, वो एक्टर नहीं बनाता है। और अगर आपका व्यक्तित्व बन गया, अच्छा व्यक्तित्व बन गया, आप अच्छे एक्टर बन जाएंगे। और वो व्यक्तित्व थिएटर बनाता है, वो फिल्में और टेलीविजन नहीं बनाता। वो प्रोफेशन है आपका, वो प्रोफेशनल है, आपको थोड़ा पैसा देते हैं और आप जो है अपना घर चलाते हैं। तो वहां पे भी ऐसा ही हुआ कि ड्रामा स्कूल जब पहुंचा तो मैं भी वैसा ही दिख रहा था। मेरा वहां पे भी पूरी तरह से आलोकनाथ भी मिले थे हमको कि क्या बाल बाल बढ़ा रखे हैं और ये कर रखे हैं। मैंने कहा कि सर मैं जैसे एडमिशन हो जाएगा कटवा उठा फिर मेरा एडमिशन ड्रामा स्कूल में मैं 3 साल, जैसे कि आप जानते हैं, सेकेंड ईयर में जब था तो हमारे पास एक जॉन क्लार्क नाम के डायरेक्टर ऑस्ट्रेलिया से आए, और उन्होंने कहा कि अशोक जी, मतलब मैं उनके साथ नाटक कर रहा था। थॉर्नटन वाइल्डर का एक प्ले है, स्किन ऑफ आवर टीथ। आई वाज प्लेइंग द मेन एक्टर। बड़ा वेस्टर्न साइकोलॉजी पर नाटक है वो। और उसे जॉन क्लार्क को बहुत एक्सेप्टेंस नहीं थी हमारी क्लास में। तो मैं बड़ा वल्नरेबल काइंड का पर्सन हूं। मैंने कहा यार बाहर से आया हुआ है, गेस्ट है यार, उसको इतना तंग मत करो। शायद हो सकता है मेरे को मेन रोल भी मिला हुआ था, तो तो मैं उनके प्रति बहुत उनका लगाव था मेरा। तो मैं जब उनके साथ था तो बात करता था कि आप कहाँ से हैं और कैसे, आपका इंस्टीट्यूट क्या है। तो नायडा नाम की एक इंस्टीट्यूट है सिडनी ऑस्ट्रेलिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामेटिक आर्ट सिडनी। वहां एक्सचेंज होता है इंडियन गवर्नमेंट एंड ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट। तो वो चर्चा में हमेशा आता रहता था। तो मैं भी जब ड्रामा स्कूल में कर रहा था काम, मैं हर काम करता था। मैं एक्टर था फिर भी गोबर लीपता था, मैं सेट भी लगाता था, मैं झाड़ू भी लगाता था। मैं बहुत मजे लेता हूँ। मैं हर काम का, थिएटर के हर विधा को इतने मजे से करता हूँ कि एक बार तो यह हुआ था कि मैं पीछे जाता हूँ, उदयपुर की बात करता हूँ, कि उदयपुर के जो छोटे छोटे थिएटर ग्रुप थे जो परफॉर्म करते थे, वो कहते हैं अगर अशोक शाम को यहाँ पे आ जाए सेट पे, एक किल्ली लगा देगा और झाड़ू लगा देगा, हमारा प्ले सक्सेसफुल हो जाएगा। तो मैं हमेशा बहुत बहुत हेलो हेलो जी आप सुन रहे हैं आपको, बस हेलो देखिए आपको हाँ जी हम सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं आपको। सुन रहे हो ना? जी हम सुन रहे हैं आपको। हाँ बस हाँ। आपका स्क्रीन थोड़ा सा तो वो हो गया है, टेढ़ा हो गया स्क्रीन हाँ, आ आपका। गया, वापस आ गया। हाँ हाँ स्क्रीन हाँ। आपका टेढ़ा हो गया, हाँ तो जी बिल्कुल।
अब आ गया, वापस आ गया। जी 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 तो बिल्कुल। मैं हर चीज करता था। ये जैसे आपने बात बताई अभी कि आप कि जैसे आप झाड़ू लगाते थे, सब कुछ करते थे, ये तो एक इंस्पिरेशन है जो थिएटर से जुड़े हुए लोग हैं, खास तौर पे जो यंग जनरेशन है, उनके लिए अरे बहुत बड़ी बड़ा इंस्पिरेशन खूबसूरत। है कि थिएटर सिर्फ हाँ, एक्टिंग नहीं है, थिएटर के पीछे ये सब चीजें नहीं भी है, हैं जो नहीं, आपको करनी वो होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बैक जी स्टेज को तो बहुत सबसे ऊपर मानना चाहिए आपको। जी तो बिल्कुल वो करता था। बिल्कुल। हाँ, उसमें बड़ा मजा आया। मजा करते हुए फिर मैं जॉन से बात करता रहा। ये सेकंड ईयर की बात। जी थर्ड ईयर में एम के रहना साहब ने एक नाटक किया था, बादाम वारी। और उन्हीं दिनों फ्रिट्ज बेनिविट्स हमारे यहाँ आए हुए थे। जर्मन जी जी डायरेक्टर हैं फ्रिट्ज बेनिविट्स। तो अच्छा, मैं कई नाटकों में एज ए मेन लीड कर चुका था। तो कुछ खिलाफत भी थी कि अशोक को कैसे मेन लीड मिल जाता है हर बार कोई भी आता है तो बड़ा। तो थर्ड ईयर की बात है, बादामवारी जी चल रही थी। वहां मैं बहुत ज्यादा रोल नहीं कर रहा था बड़ा। और लेकिन मैं रोज गोबर लीप रहा था, लाइटिंग कर रहा था, सेट लगा रहा था, रात दिन, रात को 2-2 3-3 बजे थे हम लोग काम कर रहे होते थे। तो जी फ्रिट्ज बेनिविट्स आ चुके थे। हम्म, वो हमारे साथ कर रहे थे शेक्सपियर का अपना मिडसमर नाइट्स ड्रीम। जी तो जब वो मेरे को देखते थे वहां से गुजरते हुए, मेस में जाते थे, तो क्या ये लड़का हमेशा यहाँ पे किल्ली ठोकता रहता है, कभी पेड़ पे चढ़े हुए लाइट लगा रहा होता है, कभी क्या कर रहा होता है। एंड उसमें सबसे एक कमाल की बात ये हुई थी कि फ्रिट्ज बेनिविट्स जब आए थे तो उन्होंने ये कहा, हमारे डायरेक्टर साहब से, बीएम शाह थे उन दिनों, उनको कहा कि मैं तो हॉस्टल में रहूंगा। अब फ्रिट्ज हॉस्टल में कैसे? कहते कौन से कमरे में रहेंगे? तो हम सबसे चाबी ली गई, परमिशन ली गई कि आपका कमरा हम खोल के देखेंगे। तो मेरा कमरा बड़ा साफ था, 3 बिस्तर थे। मैं राजस्थान जाता था तो एक ही तरह की चादर लेके आता था, एक ही तरह के तकिए की खोली लेके आता था। क्या बात। मिपो महोत्सल, मिपो महोत्सल जो हमारे लद्दाख से हैं वो थे। एक होरेन भट्टाचार्य जो आसाम से थे, और एक मैं था। इन तीनों रूममेट थे। तो उनको मेरा कमरा पसंद आ गया कि ये सबसे साफ और सबसे सुंदर और करीने से लगा हुआ कमरा है। तो फ्रिट्ज हमारे साथ रहने लगे हमारे कमरे में। मैं नीचे गद्दा लगा के सोता था और फ्रिट्ज मेरे बेड पे सोते थे। और हम लोग, फ्रिट्ज ने पहला सेंटेंस मेरे से सीखा था कि मैं बेवकूफ हूं को अंग्रेजी को आई एम ए फूल को हिंदी में क्या कहते हैं, तो मैं बेवकूफ हूं। तो फ्रिट्ज ने पहला पहला सेंटेंस जो सीखा था कि मैं बेवकूफ हूं। हिंदी का। तो वो मुझे देखते थे रोज। कास्टिंग आई, मिडसमर नाइट्स ड्रीम की कास्टिंग आई। तो फ्रिट्ज ने कहा कि बॉटम अशोक भाटिया करेंगे। सबने कहा फिर से ये रोल। और कई जो हमारे फ्रिज अपना डायरेक्टर थे शाहजी, और कई हमारे गुरु थे, उन्होंने कहा कि ही इज मोर ऑफ ए किंगली एक्टर। और ये तो वर्कर है अपना जी मिड अपना बॉटम। तो उन्होंने कहा बॉटम दीजिए इनको, तो बॉटम नहीं कर पाएंगे तो, क्योंकि वो किंगली है। उन्होंने कहा कि आई हैव सीन हिम, ही इज अ वर्कर। उसको मैं गोबर लीपते हुए देखता रहा, उसको किल्ली ठोकते हुए, लाइट जला। उस तरह से उन्होंने मुझे उस क्या कास्ट बात। में रोल मिला। क्या बात। क्या अब बात। देखिए, देखिए डायरेक्टर का ऑब्जर्वेशन देखिए। एंड ही सेड अशोक इज अ बेसिकली वर्कर और बॉटम इज बेसिकली अ वर्कर। क्या सो आई बात। क्या आई टेक बात। दिस। So क्या बात, inspirational, so inspirational वाह, for इजंट youngsters. इट? Sensational, कितनी yes, खूबसूरत it बात। is. It is. It is. और मेरे को जब Uh, जब फ्रिट्ज ने ये बात कही तो आई वाज सो, आई मीन सो ओवरवेल्म्ड कि यार क्या yes, बात, yes. क्या कमाल It की। is. It is. It is. तो It खैर is. मैं आपको थोड़ा सा मिडसमर। इंटरप्ट करना चाहूंगी, हाँ थोड़ा जी, सा इंटरप्ट करना हाँ जी। चाहूंगी। हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़ चुके हैं। अखिलेंद्र मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत ओह, शुक्रिया अखिलेंद्र जी। हरविंदर कौर बबली जी जुड़ चुकी हैं, वो आपको हैप्पी ओहो, बर्थडे भी बोल रही हैं, वो आपको नमस्ते, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, अरविंदर, थैंक यू। निरुपमा अखिलेश वर्मा, भाई,
निरुपमा अखिलेश वर्मा। भाई थैंक यू। ओहो, अरे कैसी है निरुपमा जी? राजीव जी हमारे साथ जुड़े हैं, सरला जी हमारी आकाशवाणी की कलाकार हैं, निखिल हमारे साथ जुड़े हैं, निखिल दीवान, सतीश आनंद जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत सारे लोग, युवराज जी हमारे साथ जुड़े हैं, युवराज सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर सुचित सर सुचित्रा गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, ओ सुचित्रा जी नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बहुत सारे, धर्म जी, धर्म गुप्ता, निर्मला धर जी, कश्मीर की एक जाना माना कला के क्षेत्र का नाम है। निर्मला धर को लेजेंड कहा नमस्ते जाता है श्रीनगर की कला के क्षेत्र में, वो हमसे जुड़ी हैं, नमस्ते। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नमस्कार सबको, थैंक यू वेरी मच। बहुत दिनों के बाद आप लोगों से बातचीत हो रही है, मिलके अच्छा लग रहा है। अखिलेश भाई, युवराज भाई, थैंक यू वेरी मच। अब सबके नाम तो नहीं ले सकता, वक्त की हमारे प्रदीप पास जी बहुत ने कमी बहुत है सारे प्लीज। व्यूअर्स जुड़े हैं हमारे साथ जी। थैंक यू बहुत उसके। ही इंस्पिरेशनल बात कही आपने, सच में बहुत, इट वाज सो इंस्पिरेशनल, यस। हाँ, तो उसके बाद हम लोग ये करते रहे। थर्ड ईयर में जब मैं आ रहा था तो दिमाग दिमाग में एक बात आई कि इसके आगे क्या। मतलब हमेशा थिएटर प्रोफेशन को कूदने से पहले एक जगह रोकता है। आप फिर से एक लीप लेते हैं, एक जंप लेते हैं, और वो जंप नहीं मिलता है। जी। और अगर वो मिल जाता है और आप में कॉन्फिडेंस है कि वो मिल जाएगा, तो हम्म। आप उस रास्ते की तरफ बढ़ते हैं। तब आप उस प्रोफेशन की एक सीढ़ी और ऊपर बढ़ जाते हैं। मैं सोच रहा था कि मंडी हाउस चौराहे पे खड़े होके किस रास्ते पे जाऊंगा, कौन सी सड़क मेरे लिए है, अशोक रोड है या दूसरी शाहजहां रोड है, या वो रोड है, या चर्च अपना दूसरी तरफ जाऊं, कहाँ जाऊंगा, ये सोच रहा था। तब मुझे पता चला कि यार क्यों ना मैं फ्रिट्ज बेनिविट्स को एक चिट्ठी लिखूं। मैंने उनको चिट्ठी लिखी कि ऑस्ट्रेलिया आ सकता हूं क्या। उन्होंने कहा बिल्कुल आ सकते हो, और क्या फॉर्मेलिटीज है। तो उन्होंने कहा ये फॉर्मेलिटीज है, ये करना पड़ता है। तो मैंने कहा चलिए। मैंने चिट्ठी लिखी, मेरा वहां एडमिशन हो गया, और मैं ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया। ऑस्ट्रेलिया पहुंचा, पहली बार हवाई जहाज में बैठा था, पहली बार किसी फॉरेन कंट्री में जा रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा, कैसे होगा। जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा, सिडनी एयरपोर्ट पे, तो वहाँ हमारे डायरेक्टर हमें लेने आए। और जब उन्होंने कहा कि अशोक, तुम्हें पियर गिंट में पियर का रोल करना, इब्सन का नाटक है पियर गिंट, पियर का, मेरे जीवन का पहला अंग्रेजी नाटक। और मैंने कहा अरे बाप रे, ये कैसे होगा, अंग्रेजी कैसे होगी। तो मैं घंटों जागा, और सिर्फ एक ही बात कि लाइंस याद हो जानी चाहिए मुझे, तो मैं वो कर जाऊंगा। और अंग्रेज एक्टर थे सारे के सारे साथ में। मैंने पहला नाटक अपना पियर गिंट किया अंग्रेजी में, फिर शेक्सपियर किया, यहाँ मैं आपको टेम्पेस्ट फिर से किया। रोकना चाहूंगी, जी। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जो जैसे आपने भी परफॉर्मेंस एंजाइटी की बात कही कि आप पूरा टाइम जागते थे, तो क्या ये अभी भी आपको ऐसा फील होता है जब आप रंगमंच पे जाते हैं इस तरह का? मेरी बहुत इस तरह की एंजाइटी anxiety? एंजाइटी अभी भी, बहुत बहुत एंजाइटी इतनी ज्यादा है कि आज मेरे को काजल जी के साथ लाइव आना है, तब भी एंजाइटी थी। मैं अभी तक चाणक्य नाटक करता हूं मनोज जोशी के साथ, 1200 शो कर चुका हूं। 1200 शो, अभी पिछले शो में भी मुझे इतना डर लग रहा था मंच पे जाने से पहले, और जब मैं जाता हूं तब मैं सारे डर को खत्म कर देता हूं। तो ये एंजाइटी बनी रहनी चाहिए एक एक्टर। यस। वो यस। विद्यार्थी है, उसे वो एंजाइटी बनी रहनी चाहिए। वो वही आपके माइंड के तंतु खोलती है। वो जो ब्लड सर्कुलेशन है आपका, वो एकदम और जोर से बढ़ा देता है, और एक्टर का जो परफॉर्मेंस है उसमें बहुत मददगार है।
तो एंजाइटी हमेशा कभी नहीं छूटनी चाहिए एक्टर, वो ताकत हमेशा लगती रहनी चाहिए। yes. आज भी है वो एंजाइटी जो आप कह रही हैं कि मुझे अभी भी है, तो बिल्कुल। तो उस समय भी यही हुआ कि हम सिडनी पहुंच गए, ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए, और ये शेक्सपियर भी किया, वो भी किया। तब वहां पे मुझे, मैं वापस लौटने के 6 दिन थे, 1 साल का कोर्स था जी। वापस लौटने का 6 दिन बाकी थे, और मेरे लेटर बॉक्स के अंदर एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी में लिखा हुआ था, चिट्ठी में लिखा हुआ था कि जी जी देयर इज ए प्रोडक्शन हाउस, दे आर मेकिंग ए सीरीज कॉल्ड बॉडी लाइन। जी जी तो बॉडी लाइन से मुझे समझ में आया कि कोई योगा या फोक डांस या इस तरह का कोई चीज होगा, क्योंकि मैं योगा करवाता था वहां पे क्लासेस में भी। तो मेरे को लगा कि मुझे मेरा नाम किसी ने सजेस्ट कर दिया होगा, ताकि मैं योगा वोगा सीखा। तो मैं वहां उनके ऑफिस चला गया। जी जी वहां ऑफिस गया, बड़ा सा ऑफिस था उनका। वहां मुझे किसी ने रिसीव किया, तो उन्होंने मेरे को रास्ते में उस ऑफिस के अंदर चलते चलते पूछा कि डू यू नो पटौदी? I said, I know Patauti very well. I have seen him playing. He's a cricketer, a great cricketer. हमारे देश का बहुत बड़ा क्रिकेटर है। तो कहना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस पटौदी, आई एम टॉकिंग अबाउट हिज फादर इफ्तिखार अली खान पटौदी। ओह जी हाँ, हमारे मंसूर अली खान पटौदी के पिता इफ्तिखार अली खान पटौदी, वो इंग्लैंड से थे, क्रिकेट खेलते थे इंग्लैंड टीम से, इंग्लैंड की तरफ से। जी जी हाँ, इंग्लैंड की तरफ से। तब मुझे उन्होंने कहा कि आई एम टॉकिंग अबाउट इफ्तिखार अली खान पटौदी, हैव यू हर्ड अबाउट हिम? ऐसे मैंने कभी नहीं सुना उनका नाम। तो क्या नहीं, हम आपको चाहते हैं कि आप उनका रोल करो। तब उन्होंने मुझे एक स्क्रिप्ट दी, मैं स्क्रिप्ट लेके निकला, और कहा कि 2 दिन के बाद ऑडिशन है, और आपको ब्रिटिश एक्सेंट में बात करनी है। मैंने कहा ब्रिटिश एक्सेंट क्या होता है भैया, मैंने तो जीवन में नहीं सुना था ये, मैं तो ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट भी नहीं सीखा अभी तक, तो इंडियन एक्सेंट भी नहीं सीखा, तो ये ब्रिटिश एक्सेंट मेरे सिर पे कहां से आ गया। लेकिन देखिए, जीवन में एक बात और बताता हूँ, हम जब सेकेंड ईयर में थे, तो उड़ीसा, सॉरी कर्नाटका हम गए यक्षगाना सीखने। यक्षगाना सीखने 2 महीने की हमारा कोर्स था। वहां पे एक ऑस्ट्रेलियन बंदा घूम रहा था, उसका नाम था मार्क गूल्ड। मार्क से मेरी दोस्ती हो गई, हमारे वो रिहर्सल में भी आता था, बैठता था, कभी कभी शाम को कॉफी पी लेते थे। कट्टू वो दिल्ली आया। दिल्ली उसके पास जगह नहीं थी ठहरने की। उसने मुझे कांटेक्ट किया कि क्या मैं 2 दिन के लिए आपके कमरे में सो सकता हूं। मैंने उसे अपने कमरे में सुलाया, वो मेरा दोस्त बन गया। जब मैं सिडनी पहुंचा और जब मुझे ये रोल मिला, तो मुझे मालूम था कि मार्क के पास एक छोटा सा स्टूडियो है रिकॉर्डिंग। और मैंने मार्क को फोन किया, मैंने कहा मार्क भाई, मेरे को ब्रिटिश एक्सेंट का कुछ पता नहीं, कुछ आता नहीं है। तो उसने कहा मुझे स्क्रिप्ट दे दे। मैंने उसे स्क्रिप्ट दी। उसने एक ब्रिटिश एक्टर को बुलाया, उससे रिकॉर्ड करवाया, रिकॉर्ड करके मुझे कैसेट दी, और कहा कि ये 24 घंटे सुनता रहे ये वाला सीन। जी हाँ, आप देखिए कहां मिला था मुझे वो बंदा, कर्नाटक में मिला था, और जो आज 3 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, और मिलके मेरी मदद, इतनी बड़ी मदद करता है। क्या बात। कभी कोई चीज गलत नहीं होती है, आप हमेशा कहीं न कहीं काम में आती है आपके। तो उसने मुझे वो स्क्रिप्ट दी और सीन रिकॉर्ड करके दिया। मैं ऑडिशन के लिए गया। अब 2 दिन बचे थे मेरे हिंदुस्तान में आने के, वापस लौटने के। मैंने कहा 2 दिन के बाद, और मैं मिस भी कर रहा था अपना देश। वहां मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब भी मिल रहा था, वो मैंने मना कर दिया था। मैंने कहा नहीं, मैं एलिजिबल बैचलर भी था वहां पे, तो कई हिंदुस्तानी सोचते थे कि यहीं रुक जाए, मैं उसके लिए भी नहीं रुका। मैंने कहा नहीं, मैं अपने देश वापस अपने देश वापस लौट के जाऊंगा। तब 2 दिन बाकी थे, मैं ऑडिशन देने गया। वहां 15 लोग ऑडिशन के लिए बैठे हुए थे, और उन्होंने मुझे
कहा कि पढ़िए। तो मैंने पहली रीडिंग की, उसमें मैंने थोड़ा एक्टिंग किया। उन्होंने कहा नो, वी डोंट वांट परफॉर्मेंस, आप आराम से पढ़ के एक बार सुनाइए, टेक द स्क्रिप्ट। उन्होंने स्क्रिप्ट लिया और मैंने आराम से पढ़ के, एक साइलेंस था वहां पे करीब 2 मिनट का, और कहीं किसी एक कोने से एक आवाज आई, आई थिंक ही इज गुड वाओ। एंड क्या। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। देखिए मैम, उसी समय वहां मेरे को एक एजेंट दे दिया गया, उसी समय मुझे मेरी डेट्स के बारे में बात, मेरे वीजा के बारे में बात, मेरे टिकट एक्सटेंशन के बारे में बात, आप देखिए 1-2 घंटे के अंदर ये हो रहा है। टिकट एक्सटेंशन के बारे में बात, मुझे मेंबर ऑफ एक्टिंग गिल्ड वहां मेंबरशिप दिला दी गई। ये सब 2-4 घंटे में बीत गया, और मुझे वीजा एक्सटेंड हो गया। हमारे देश में अगर मेरे को ऐसा रोल मिल जाता और मैं कहता कि भैया मुझे 2 दिन बचे हैं, मेरे को जल्दी से जल्दी करके दो, तो पता नहीं मैं वो रोल मिल पाता या नहीं मिल पाता, भगवान जाने। खैर वो हो गया। उसके बाद में 1 साल वहां रहा, और वहां पे मैंने खूब काम किया। बॉडी लाइन 3 महीने तक तो हम लोग एक्टिंग नहीं करते थे, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पे जाते थे, सिर्फ क्रिकेट, वी ब्रीद क्रिकेट, वी ईट क्रिकेट, वी ड्रीम क्रिकेट, वैसा था। उसके बाद हमारी एक्टिंग शुरू हुई, और मुझे वो लोग नवाब कहते थे उन दिनों, नवाब, सारे एक्टर्स नवाब कहते थे। वहां एक जरूर है, रेसिज्म था, और रेसिज्म मैंने भी झेला। कुछ यंग लड़के मिलते थे, कहते ओ यू आर एन इंडियन, वी नो इंडिया वेरी वेल, पीपल स्लीप अंडर द ब्रिज, अनटचेबिलिटी, ये सारी बहुत ही गलत फहमियां वहां पे थी। क्योंकि कई मैगजीन्स जो है हमारे ऐसे ऐसे फोटो छाप देती थी, उससे हमारे देश की इमेज इस तरह से बनती थी। मैं बड़ा बुरा मानता था इस बात को, और मेरी लड़ाई हो जाती थी कि यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इंडिया, इंडिया इज द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। यस। और उनको कन्विंस करता था कि हमारा देश बहुत खूबसूरत है। और वही बात आज भी, उस बात को कई बार हमारे अभी भी कांटेक्ट में रहते हैं दोस्त, तो कहते हैं कि यार आप जो कहते थे, हम हिंदुस्तान जाके आए हैं, हमें इतना अच्छा लगता है। तो रेसिज्म की लड़ाई भी थी। एक ब्लैक लड़की थी जो बहुत रोती थी, क्योंकि वो अपार्थाइड थी, ब्लैक थी, तो उसे बहुत तंग किया जाता था। और वो हमेशा मेरे पास आके बैठती थी कि मैं काली हूं तो क्या हुआ, ये सारे वाइट्स जो है हमें बहुत तंग करते हैं। वो स्टूडेंट थी। तब मैं उनके साथ उनके गांव गया था, वो झोपड़ियों में रहते थे, और वहां मैंने पहली बार बेम्बू में चावल डाल के, कच्चे चावल उसमें डाल के, पानी डाल के और आग में डाल देते थे, और वो अभी भी वही खाते थे। तो वो बेम्बू में पका हुआ चावल खाया था, मुझे याद है हाँ। आज भी। जी हाँ, क्या। वहाँ सिडनी की बात है ये। तो फिर इस तरह की चीजें हमें होती रही। कलर की प्रॉब्लम तो हर कंट्री में है, तो वहां पे भी बहुत ज्यादा थी, उस समय तो बहुत ही ज्यादा थी। खैर साहब, मैं ये सब काम करके हिंदुस्तान आया। अब क्या करें, अगेन अनदर क्वेश्चन। तब मैं, ये तो तय था मेरा कि मैं बंबई जाऊंगा, थिएटर नहीं छोड़ूंगा, लेकिन बंबई रहूंगा। बंबई आते ही मुझे कुछ दिनों में हमारे गोविंद नहलानी जी। बहुत बड़े डायरेक्टर जी। हैं, जी। उनसे हमारे हमारे कांटेक्ट हो गया। उन्होंने कहा कि आप असिस्ट करेंगे, मैं एक सीरियल बना रहा हूँ, एक फिल्म बना रहा हूँ, आघात नाम। मैंने कहा क्यों नहीं। तो मैंने उन्हें आघात में ज्वाइन कर लिया, एक वो फिल्म शुरू हो गई। उसके बाद तमस नाम की एक सीरियल आई, जी। जिनमें राज संतोषी, राजू पारसेकर और ऐसे सीनियर मेरे थे लोग। उन्होंने कहा हम जी। तो अब नहीं कंटिन्यू कर रहे आपके साथ। तो गोविंद जी ने कहा तुम नहीं छोड़ सकते हो, मैं तो तुमको कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो मैंने करीब 4 या 5 साल गोविंद जी के साथ काम किया एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। तो फिल्मों के जो टेलीविजन या फिल्म के गुरु जो है मेरे, वो गोविंद निहलानी रहे। उन्होंने बहुत सिखाया, बहुत काम किया मैंने उनके साथ, बहुत मेहनत की।
रात को 3 बजे भी मुझे कहते कि ये इस चीज की जरूरत है, सुबह 7 बजे, तो मैं प्रोवाइड करता था। विशम साहनी से मुलाकात होती थी। स्क्रिप्टिंग तमस की जब चल रही थी तो हम लोग स्क्रिप्टिंग कर रहे थे। आज भी मेरे पास तमस अपने हाथ से लिखा हुआ, गोविंद जी मेरे को डिक्टेट करवाते थे, मैं अपने हाथ से पेन से लिखता था, वो स्क्रिप्ट रखी हुई है मेरे पास। वो मुझे पूरी तमस लिखवा, जी हाँ, बहुत कमाल का वो फेस था। 2 साल लगे थे तमस को। तमस एक ऐसी सीरियल थी या ऐसा पैशनेट काम था कि हमारे कई वर्षों की क्रिएटिविटी वो ले गया। हम जब तमस छोड़ के बाहर निकले तो हमको लगा कि हमारा जो डिब्बा था वो खाली हो, वो गोविंद जी ले गए हम सबसे। और वो मेरे से ही नहीं, पूरी यूनिट, गोविंद जी खुद भी, सब खाली हो गए। इतना क्रिएटिव काम था, क्रिएट करने के लिए इतना कुछ था वहां पे कि हमको लगा कि मतलब अब बस तमस इज द अल्टीमेट दिस द। और आज भी उसे देखें तो आपको मालूम ही होगा कि तमस सच में किस तरह बहुत से मकबूल, सीरियल बनी। बहुत ओ मकबूल, बहुत मकबूल, अरे बहुत बहुत कमाल, कमाल की कमाल, सीरियल। सच में। और अभी भी हमको बहुत याद आती है वो सीरियल। उन दिनों कई एक्सपीरियंसेस हुए हुए गोविंद के साथ। कास्टिंग भी मैं करता था उनकी एक्टर्स को। बैरी जॉन को हमने दिल्ली से, जब उन्होंने कहा कि गोविंद जी ने कहा कि टॉम ऑल्टर को बुला लो अशोक इस रोल के लिए, मैंने कहा सर टॉम को क्यों, एक नया चेहरा होना चाहिए, फ्रेश चेहरा जो टेलीविजन पे नहीं आया। तो क्या कौन है यार? और मैंने कहा सर बैरी जॉन है, हमारे सर रहे हुए हैं दिल्ली में ड्रामा स्कूल में, क्यों ना उनको देखा जाए एक बार, क्या आएंगे? मैंने कहा बिल्कुल, एक बार कोशिश करते हैं हम लोग। तो मैंने गोविंद जी को नंबर दिया, का कनेक्शन हुआ, और टॉम अपना बैरी हमारे वेरी जॉनसन। मुंबई आए। और एक बहुत बढ़िया रोल है, आपने देखा ही होगा तमस के अंदर, जी बैरी जॉन ने जी। वो काम किया था। तो इस तरह से तमस की कास्टिंग भी चलती रही। सारे हिंदुस्तान का हर एक्टर मुंबई में जो आया था वो उसमें काम कर रहा था, उनके साथ हमारा इंटरेक्शन होता रहा, सबको जानने का मौका मिला, बड़ा अच्छा लगता रहा तमस। एंड तमस जब छोड़ा तो मनोज जोशी हमारे एक मित्र हैं, जी वो एक नाटक कर रहे थे चाणक्य। तो उन्होंने कहा कि आप अमात्य राक्षस करेंगे इसमें। तो उससे पहले डॉक्टर चंद्रप्रकाश के साथ मैं चाणक्य कर चुका था सीरियल, वहां मनोज के साथ मेरी मुलाकात हो चुकी थी। मनोज ने मेरे को उस समय कहा था कि अशोक तो मैं शायद चाणक्य नाटक करूंगा तो आपको बुलाऊंगा। तो फिर ये बुलावा आया और हम पिछले 19 सालों से मनोज के साथ चाणक्य कर रहे हैं। क्या बात। आप और एक बहुत ही नाटक, खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत, बहुत जी खूबसूरत है हाँ, चाणक्य, एक कमाल का नाटक है। मैं 19 आपको वर्ष बताना के बाद। चाहूंगी, गूज बम्स आ जाते हैं उस नाटक को देखकर, और जी मेरे हाँ, तो आंसू निकल जाते हैं। मैं जब जब वो देखती हूँ, मैंने कमानी में भी लास्ट देखा था, तो आंसू ही निकल जाते हैं। और बिल्कुल आप लगता है कि आप ऊपर पहुंच की रूहानियत जो होती है, जो आप ऊपर बिल्कुल। वाले से जो कला जोड़ती है, आप बिल्कुल वहीं पहुंच जाते हो। जी बहुत ही हाँ, खूबसूरत और थे। जी जी जी, बहुत बहुत जी खूबसूरत नाटक, और बना भी बहुत अच्छा है। बहुत भाषा खूबसूरत, कितनी खूबसूरत है, भाषा बहुत बहुत अच्छी है। खूबसूरत। जी हाँ। उसके साथ वो 19 वर्ष हो गए। अब एक और देखिए, मैं फिर हिंदी थिएटर और गुजराती थिएटर, ये गुजराती लोग हैं सारे के सारे, जी मनोज जी की पूरी यूनिट जी ऑलमोस्ट गुजराती है, कुछ जी। मराठी है। आप देखिए कि पैशन इतना है कि हम 7 एक्टर 19 साल से कंटिन्यूस काम कर रहे हैं। नहीं तो कोई भी थिएटर के अंदर 1 या 2 साल या मैक्सिमम 5 साल काम कर सकता है, बिल्कुल लेकिन सही। उनके ईगो प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, उनके हम्म, अजीब अजीब दिक्कतें हम्म, शुरू हो जाती है, छोड़ देते हैं, उनको नहीं लगता है उनके साथ काम करना। लेकिन ये नाटक एक ऐसा नाटक है जिसमें हम नाटक से जुड़े हुए हैं, हम व्यक्ति से नहीं जुड़े। क्या बात, और नाटक से जुड़ा होने की वजह से आज से 10 साल तक और कंटिन्यू होगा तो हम वो भी करते रहे। क्या बात, कितनी खूबसूरत बात कही है। ये थिएटर का पैशन। तो मुझे लगता है कि हिंदी थिएटर, हिंदी, हम लोग जो हिंदी में, मैं हमेशा कहता हूं कि हम जब प्ले करते हैं उसके कम से कम 50 शो होने चाहिए। जब तक 50 शो नहीं होते हैं, हमारा वो जो ग्रुप है, वो एक परिवार जो है वो बनता ही नहीं।
यस। और जब जब परिवार बनने लगता है, तब जो थिएटर का जो एक एक मजा, एक आनंद आने लगता है, वो तब शुरू होता है। मेरे को समझ में नहीं आता, एक शो करने के बाद कैसे छोड़ देते हो। देखिए, सीखने के लिए ठीक है, लेकिन एक शो से तो वो इसीलिए मराठी गुजराती में नाटकों को प्रयोग बोलते हैं, यस। शो नहीं यस। बोलते हैं। बिल्कुल। या हाँ, शो नहीं बोलते हैं, ये प्रयोग है। आज प्रयोग हो गया, अच्छा हुआ बुरा हुआ हमें नहीं पता, वो आप देखिए, ऑडियंस का काम है, हमें पता नहीं, लेकिन हम प्रयोग करने के लिए जा रहे हैं। तो प्रयोग तो 100 होने चाहिए या 50 होने चाहिए, है। और अगर वो नहीं होते हैं तो आपका ग्रोथ कहाँ है? ग्रोथ ही नहीं होता है। तो मैं सोचता हूँ कि कोई भी नाटक इतने शोज या 50 40 50 शो तो होने ही चाहिए, और ताकि बिल्कुल। तो खैर उसके बाद मनोज के साथ अभी भी चल रहा है ये चाणक्य बिफोर क्वारंटाइन। जी। अभी अभी लेटेस्ट मैंने एक नाटक किया है जिसका नाम है जलियांवाला बाग। हम्म। हम्म। मैं पिछले 10 वर्षों से यंग बच्चों के साथ काफी काम कर रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर वर्कशॉप्स कर रहा हूँ। और मुझे जब यंग बच्चे मिल रहे हैं तो वो कहते हैं कि हम एक हफ्ते में एक्टर बनना चाहते हैं या 10 दिन में एक्टर बनना चाहते हैं। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग देम, जी दे जी। आर वेरी गुड, दे आर द बेस्ट पीपल। अगर लेकिन हमारी ऐसा है, जनरेशन ऐसा है, ऐसा है सर। सर ऐसा है। मैं है, मैं अभी ऐसा मेरी है। जनरेशन को अच्छे गुरु मिल गए, तो मेरी जनरेशन, आने वाली जनरेशन इज द वन ऑफ द बेस्ट जनरेशन वी हैव इन दिस कंट्री। Yes. और वो जो थिएटर को इतना ऊंचा ले जाएंगे, इतना ऊंचा ले जाएंगे, लेकिन जी उन्हें अभी रास्ता नहीं मिल रहा है, वो सही गुरु नहीं मिल पा रहा है। जी। बिल्कुल वो सही बिल्कुल। सही गुरु, हाँ। मेरे लिए स्टैनिस्लवस्की, ब्रेख्ट, शेक्सपियर, भरत मुनि, ये सब रेफरेंसेस रह गए हैं। यस। आज के दिन सिर्फ रेफरेंस है। आज का माहौल बदल चुका है, दुनिया बदल चुकी है। मुझे उनके साथ रहना पड़ेगा, बच्चों की साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। मैं अपने बच्चों को यह कहता हूं कि तुम मेरे बेटे के समान हो। सपोज आई एम प्रिपेयरिंग यू, मेरे लिए नहीं हो तुम तैयार हो रहे हो, आप तैयार हो रहे हो समाज के लिए। कल आप 15 लोग 20 लोग समाज में जाएंगे, समाज को क्रिएट करेंगे, समाज को थिएटर देंगे, समाज को एंटरटेनमेंट देंगे। अगर आप गलत करेंगे तो ये तो मैं तो सबसे ज्यादा दुखी इंसान हूं। ट्रू। इसलिए आप शख्सियत सही बनाओ। देखिए, थिएटर तो अपने आप आता है। अगर आपका कैनवास साफ है तो डॉट भी लगाएंगे तो पेंटिंग शुरू हो जाएगी। यस। लेकिन यस। आपने अगर अगर अपने कैनवास को साफ ही नहीं रखा हुआ है, आपके अंदर से पता नहीं कितनी चीजें गलत झांक रही है, तो आप कितनी भी कोशिश करके अच्छी पेंटिंग बनाने ले, लेकिन अंदर की चीज दिखाई देगी। इसलिए मैं चाहता हूं बच्चों, जो भी मुझे सुनना चाह रहे हैं या सुन रहे हैं, कि आज थिएटर एक ऐसी जगह पे खड़ा हो चुका है, क्विक रिजल्ट मिलेगा, 100% मिलेगा, जी। लेकिन आप वो 7 दिन भी थिएटर के लिए दें। आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है और आप कर कुछ और रहे हैं, ये नहीं चलेगा। आप जब 7 दिन, 7 क्या 2 दिन के लिए आइए, चलिए 2 घंटे के लिए आइए मेरे लिए, लेकिन 2 घंटे के लिए आप अगर मेरे साथ हैं या मेरे किसी भी गुरु के साथ हैं, तो 2 घंटे आप यहाँ के लिए, आप कहीं और के लिए नहीं। आप बार बार ये सोच रहे हैं मेरे को ऑडिशन देना है, आप, मुझे मालूम है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है फिल्म इंडस्ट्री में जाने की, क्योंकि वहां सर्वाइवल है। आप थिएटर को अगर सर्वाइवल, आज हम कहाँ खड़े हैं थिएटर को लेकर? हम कितनी संस्थाएं हैं जो आज पिछले 5 महीने से किसी ने ये नहीं कहा कि हमारे कलाकारों को क्या हो रहा हो। माफ कीजिएगा, हमारे किसी संस्था ने, हमारे देश की कितनी ही कल्चरल संस्थाएं हैं, चाहे गवर्नमेंट की हो चाहे प्राइवेट हो चाहे कुछ भी हो, कलाकार के बारे में एक बंदे ने बात नहीं कि कलाकार का क्या हो रहा हो। ये तो आप जैसे लोग हैं काजल जी की, इतना अच्छा काम करके और
हमें लाइव लेके आते हैं और बातचीत करवाते हैं। कुछ बच्चों को इसमें इंस्पिरेशन मिलता है, नहीं मिलता है, मिल भी जाता है, लेकिन ये आपका स्क्रीन हाँ हो गया, रोटेट हो गया स्क्रीन आपका, फिर से हाँ, रोटेट ये हो गया। आ जाएगा, वापस आ जाएगा, वापस आ जाएगा। हमारे साथ तो कुछ मैं रंग ये है। आपका स्क्रीन जी आ गया, आ गया आ वापस। गया, आ गया। जी हाँ, ये बीच बीच में फिर जब से फोन आता है ना फोन तो आता तब गड़बड़ा टेढ़ा हो जाता है। जाता है। गड़बड़ा हाँ, जाता टेढ़ा है। हो जाता है। जी जी जी। कहिए, कुछ कह रही थी आप? जी मैं ये कहती हमारे साथ रूबरू के रंग कर्मी हैं कुछ, वो आपसे कुछ पूछना चाहेंगे अगर आप अरे इजाजत दें तो। प्लीज। या जी राजीव जी। सर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। सर बहुत बहुत वेलकम आपका रूबरू के इस थैंक मंच यू, पे। थैंक यू राजीव, मेरा थैंक एक यू। सवाल है सर, आपने अभी तक जितने भी कैरेक्टर्स किए हैं, अ, आपका सबसे जो मतलब आपको सबसे ज्यादा जो टफ कैरेक्टर अगर मैं बोलूं, या आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी उस कैरेक्टर में, एक तो वो, और एक ऐसा कैरेक्टर जो आप आगे करना चाहेंगे, आप चाहते हैं कि मैं ये कैरेक्टर जरूर करना चाहूँ अपनी लाइफ में, ये मैं जानना चाहूंगा। मैंने सारे कैरेक्टर्स जो भी जितने भी किए, चाहे छोटा चाहे बड़ा, बहुत मेहनत की और मुझे सारे ही कैरेक्टर्स पसंद हैं। अब मापदंड की बात रखें हम, देखिए हमें हमारे गुरु सिखा के गए हैं कि थिएटर में बड़ा या छोटा एक्टर नहीं होता है, सारे एक्टर एक जैसे होते हैं। जितने भी बंदे हैं, पूरी यूनिट के जितने लोग हैं, सब एक जैसे होते हैं। चाहे वो बैक स्टेज वर्कर हो, चाहे वो लाइट कर रहा हो, चाहे मेकअप कर रहा हो। मैं एक्टर से बड़ा मानता हूं उन लोगों के अलावा हम कुछ भी नहीं है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं बैक स्टेज को सबसे ऊपर रखता हूं। अब रही बात कैरेक्टर प्ले करने की, देखिए जब तक आप एक्टर प्ले नहीं करेंगे और कैरेक्टर प्ले करेंगे, आप एंजॉय करेंगे। एक्टर प्ले करने लगे तो आप फंस जाएंगे टेक्नोलॉजी के अंदर। आपकी दिमाग के अंदर एक एक्टर कैसे खड़ा होता है, कैसे बैठता है, कैसे उठता है, कैसे उठता है। लेकिन कैरेक्टर अगर आपने ले लिया तो आप सहज हो जाएंगे, आपको अपने आप पता लग जाएगा कि मेरा कैरेक्टर कैसे करता है। मैं जब इडिपस कर रहा था चंडीगढ़ में, एक वो रोल है जिसे मुझे करने में बहुत मजा आया था और उससे निकलने में मुझे थोड़ा वक्त लगा था, ऐसे इडिपस करके उससे निकलने में। और अब जो इन दिनों में अमात्य राक्षस करता हूँ चाणक्य, वो मुझे बहुत ही पसंदीदा कैरेक्टर है। मैं बहुत मजा लेता हूँ उसमें। और मेरे ख्याल से अगर हिस्ट्री उठा के देखें और आज के यंगस्टर ये सोचें कि अमात्य राक्षस कैसा होता होगा, तो शायद मुझे ही मानेंगे वो कि हाँ, अमात्य राक्षस जरूर उस जमाने में भी अशोक जी से सही होता होगा। इतना मजा आता है मुझे उस कैरेक्टर को करने में। और आज भी अगर आप मुझे करवाना चाहें तो मैं कोई भी कैरेक्टर दे दें मुझे और कोई भी रोल मिलेगा, मैं शायद उसी पैशन के साथ, उसी शिद्दत के साथ, उतना ही मजा लेके उसको करूंगा। तो इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि पिछले कैरेक्टर्स जितने किए मैंने उनमें से कोई करना चाहूंगा। मैं कोई नया काम करना, नया रोल करना चाहूंगा, वो मुझे जी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच थैंक सर, यू, थैंक थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, यू। थैंक कोई यू। कोई और हमारे रंगकर्मी में कोई सवाल पूछना चाहें तो प्लीज स्क्रीन पे आ जाएं। अगर कोई और सवाल पूछना चाहते हैं तो जी आप। नमस्कार सर। नमस्कार, सर नमस्कार। आपने बात करी कि थिएटर को परिवार से जोड़ो, तो अगर परिवार खुद ही नहीं जुड़ना चाहता तो ऐसे क्या एफर्ट हम अपनी साइड से करें कि परिवार जुड़ जाए? यहीं से आप गलत सोच रहे हैं कि परिवार खुद नहीं जुड़ना चाहता। ये कैसे? परिवार को हमको कन्विंस करना पड़ेगा कि जो काम मैं कर रही हूं, जिस प्रोफेशन को मैं करना चाहती हूं, उसमें जो जो एक माइंडसेट है इन लोगों का, हमारे प्रोफेशन को लेके बहुत बहुत गलत माइंडसेट है।
कि ये रिहर्सल जी में जाती हैं, और स्पेशली बच्चों के लिए, स्पेशली लड़कियों के, वो माइंडसेट उनको हटाना पड़ेगा, उनके साथ चर्चा करनी पड़ेगी, उनके साथ बैठना पड़ेगा। वो अगर डांटेंगे तो उनको सुनना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, मेरे पिताजी नहीं चाहते थे मैं इस प्रोफेशन में आऊं। मैं जिद्दी होके उनके सामने जाके बैठता था। मैं कहता मैं लड़ने नहीं आया हूं आपसे, मैं आपको भी सुनना चाहता हूं, आप भी मुझे सुनिए। एक बार सुन के तो सुनिए, एक बार बात करें, एक दूसरे के विचार को तो सुने, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या आप करना चाह रहे हैं। आप मेरे को कहेंगे नहीं ये बिल्कुल गलत है, मैं उस दिन से कभी नहीं जाऊंगा थिएटर की तरफ। लेकिन अगर मेरे को कन्विंस नहीं किया तो मैं जाऊंगा, और मैं आपको कन्विंस कर दूंगा कि ये काम मैं करूंगा। तो मुझे लगता है कि हमें अपने परिवार के लोगों को इस बात से, देखिए आज पूरा देश टेलीविजन से एंटरटेन्ड हो रहा है, थिएटर देखने आता है, ठीक है, उसमें किसी न किसी का बच्चा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, किसी न किसी का तो बेटा बच्चा बच्ची काम कर रही होंगे ना, और उससे आप बैठ के एंटरटेन हो रहे हैं, बैठ के टेलीविजन देख रहे हैं और हंस रहे हैं, खूब मजा आ रहा है, कपिल शर्मा को देख के हंस रहे हैं। लेकिन जब आपका बच्चा इसमें आना चाहता है तो आप मना कर रहे हैं। आपको कोई अधिकार नहीं है मना करने, किसी पेरेंट्स का अधिकार नहीं है मना करने का। अगर अधिकार रखते हैं आप ये करने का तो आप जाके टेलीविजन मत देखिए, बंद करिए टेलीविजन। आप खुद क्यों एंटरटेन हो रहे हैं? तो उनसे कहिए बात कि आप जब दूसरे के बच्चों से एंटरटेन होते हैं तो मेरे को भी काम करने दे, ताकि मेरे से भी कोई दूसरे लोग एंटरटेन। दिस इज हाउ वी कैन ब्रिंग द फैमिली क्लोजर टू द थिएटर। आई होप आई एम क्लियर। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। थैंक यू। कोई और अगर हैं तो प्लीज आ जाएं, बहुत ही इंस्पिरेशनल बातें सुनने को मिल रही। जी पंकज, माइक आपकी म्यूट है आवाज नहीं आ आपका। रही है। ओके, अब आ रही है आवाज? आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हाँ, नमस्कार सर। स्टार्टिंग से सर आपको सुन रहे हो और इतना अच्छा लग रहा है, खो गया मैं बिल्कुल आपकी बातों में। आपने बहुत इंस्पिरेशन बातें बताई। लेकिन सर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जैसे हमारे बच्चों को बचपन से ही आर्ट्स के लिए या साइंस या कॉमर्स के लिए तैयार किया जाता है, क्योंकि हमारी पढ़ाई में वही सिलेबस है। तो आपको नहीं लगता कि उसी स्टार्टिंग बचपन से ही बच्चों को ये थिएटर के इसके रिगार्डिंग, मतलब कला के रिगार्डिंग पूरी होनी चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए, ये भी ऐड होना चाहिए हमारे, ताकि बच्चे आगे जाकर ये एनएसडी और सिर्फ एक ये ना करें, बचपन से ही तैयार रहें। हाँ, देखिए मैं फिर अभी कह रहा था कि आपको मराठी थिएटर या बंगाली थिएटर या गुजराती, इनके तरफ तो है ये रुझान। ओके, साउथ में भी चले जाइए, म्यूजिक की तरफ रुझान है उनका, या दूसरे परफॉर्मेंसेस की तरफ। सिर्फ क्या होता है, हिंदी वर्ल्ड का बच्चा, हमारे ज्यादातर कलाकार निकलते हैं लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास से। अपर मिडिल क्लास का लड़का या अपर क्लास का लड़का अंग्रेजी थिएटर की तरफ चला जाता है, उसे फैशनेबल थिएटर कहते हैं मैं, और वो उसे परिवार की तरफ से भी प्रॉब्लम नहीं है, खाने की भी प्रॉब्लम नहीं है, रिहर्सल के लिए जगह चाहिए तो उनके पेरेंट्स दिला देते हैं। वो एक फैशन, एक शेक्सपियरियन और उस तरह का थिएटर करने का। लेकिन ज्यादातर कलाकार हमारे मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से आते हैं। अब क्या हुआ, जब वो 5-7 साल का बच्चा है, जब अपने पिता माता को स्ट्रगल करते हुए देख रहा है, 2 टाइम के खाने का स्ट्रगल करते हुए देख रहा है, तो उसके खुद के जहन में ये नहीं आ रहा है कि मैं इस तरफ जाऊं। बच्चे के जहन में भी नहीं आ रहा है। बच्चा कहता है यार मैं ऐसे माँ बाप से कैसे मांगू कि मैं इस तरफ जाऊं जहां अभी मेरे पास उसमें पैसे नहीं आते, उसमें इकोनॉमिक्स की बात नहीं होती है, और जहां मेरे माँ बाप, मतलब मेरे साथ भी यही हुआ है कि मैं भी कैसे मांगता उनसे। एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली के परिवार से आने के बाद मैं उनसे कैसे मांगता। तो हमारे 99% बच्चे लोअर मिडिल क्लास से आते हैं। अब क्या होता है कि वो वहीं से रिबेलियस होना शुरू करते हैं, अपने से लड़ते हैं और परिवार से लड़ना शुरू करते हैं,
कि मुझे एक्टर बनना है, मेरे को इस प्रोफेशन में जाना है, वो कन्विंस खुद नहीं हो रहा है, ना परिवार कन्विंस हो रहा है, बहुत स्ट्रगल कर रहा है, बहुत लड़ाई कर रहा है अपने आप से, अपने परिवार से। और जब तक वो उस लेवल तक पहुंचता है, करने के लेवल तक पहुंचता है, तब तक जैसे अंदर से एक खालीपन शुरू हो जाता है। मैं इसको इस तरह से समझाऊं, अपने पास थोड़ा समय है ना, टाइम है अपने पास, आ जाओ, ठीक है। मैं इस तरह से समझाऊं कि अगर हम स्कूल कॉलेज के अंदर इस कोर्स को शुरू करें तो वहां हमें बेसिक नॉलेज की तरफ जाना पड़ेगा। टीचर को पर्सनालिटी डेवलपमेंट की तरफ, और उसको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चा जो तैयार हो रहा है उसको परिवार भी एक्सेप्टेंस दे रहा है, वो थिएटर की तरफ नहीं चला जाए, एक अजीब सा इम्पोजिंग थिएटर जो होता है ना, हमारे जितने भी गुरु लोग करवाते हैं, और बाप रे आके बैठ जाएंगे और चल कम ऑन, हाँ वहां बैठो, वो मत नहीं, उसे इतना प्योर बनाना पड़ेगा, उस बच्चे को इतना अच्छा बनाना पड़ेगा कि वो घर जब जाएगा तो परिवार वाले खुश होंगे कि यार ये तो बहुत कमाल की जगह से आ रहा है, जैसे स्पोर्ट्स के साथ होता है या किसी और प्रोफेशन में। प्लीज प्लीज मेरे सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि इतना सहज बना दो कि परिवार भी खुश हो जाए कि यार ये जहां जा रहा है, जहां सीख रहा है, वो गलत जगह पर नहीं जा रहा है, बहुत अच्छी तरह। तो हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल्स में इस तरह के कोर्सेज होने चाहिए, और जरूर होने चाहिए, और होके रहेंगे, होंगे पक्का। जी हाँ, चलिए थैंक यू वेरी मच सर। चलिए बस अब मैं आखिर में एक कविता सुनाऊंगा। हाँ, एक प्रश्न कविता भी, लेकिन मैं आपसे जरूर सवाल पूछना चाहूंगी चलते चलते। इतना एनरिचिंग सेशन था कि अगर वक्त हमारे पास होता तो हम तो सुनते ही जाते। जो आजकल का जैसे एटमॉस्फेयर चल रहा है, तो जो यंगस्टर्स हैं, यंग परफॉर्मिंग आर्ट से जुड़े हुए जो बच्चे हैं या थिएटर करने वाले हैं, वो ऐसे माहौल में जब लाइव परफॉर्मेंसेस नहीं हो रही तो कैसे पॉजिटिव रहे? मैं चाहूंगी थोड़ा सा गाइड कर लीजिए जो यंगस्टर्स हैं, यंग जनरेशन जो हमें सुन रही है। सब देखिए, ये जो हुआ है अभी, कोरोना जो भी आया है, ये हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उससे क्यों लड़ रहे हैं और उससे डिप्रेस क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो हमारे हाथ में ही नहीं है ना, उससे डिप्रेशन होने की जरूरत ही नहीं है। आप आराम से, सबसे बड़ा काम किया है आपसे परिवार से जोड़ने का कोरोना। यस जी, सालों सालों आप परिवार के साथ बैठे नहीं। अरे यार, इससे बड़ा मतलब, मैं तो बहुत हर 5 साल में आ जाना चाहिए कोरोना, ताकि हम अपने परिवार से फिर जुड़ जाएं और फिर परिवार के साथ एक साथ बैठ के। अरे परिवार ने एक साथ खाना नहीं खाया होगा कई सालों के अंदर बैठ के, आज देखिए पूरा परिवार बैठ के खाना खाता है, साथ एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, चाहे झगड़ रहा है चाहे प्यार कर रहा है, लेकिन है तो सही, है तो सही, मौका तो है, उस मौके को भुनाओ। इसलिए नेवर नेवर गेट डिप्रेस अबाउट इट, बी पॉजिटिव। आने वाली जनरेशन इज गोइंग टू बी द बेस्ट जनरेशन इन द वर्ल्ड, और वो आप लोगों के कंधे पे है और आप लोगों के हाथ में है, आई एम श्योर। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाऊंगा, उसके बाद एक कविता सुनाऊंगा, उसके बाद अपनी बात खत्म करूंगा। मैं जब एक नाटक कर रहा था उदयपुर में, पिताजी के पास गया, लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक था या शंकर शेष का नाटक था, ये अपना विकल्प नाम का नाटक। मैं पिताजी के पास गया, मैंने कहा कि आप शाम को नाटक देखने आइए। नहीं आऊंगा। बिल्कुल। मैंने कहा अरे फ्री में है, पैसे भी नहीं लगे। बोल दिया ना, नहीं नाटक नहीं देखो, तेरे को नहीं देखो। मैंने कहा ठीक है। वो पगड़ी पहना करते थे, पीले रंग की। शाम को जब मैं मंच पे था तो मैं क्या देखता हूं, कुछ 15वीं रो में एक व्यक्ति बैठा हुआ है और पगड़ी पहने हुए, मेरा नजर वहां पे जाती है और मैं देखता हूं मेरे पिताजी नाटक। तो ये जो है ना, अब बच्ची जो बोल रही थी कि परिवार को साथ में लेके चलना, हाउ डू यू कन्विंस योर फैमिली? वो कैसे डॉक्टरी के लिए कन्विंस हो जाते हैं, वो कैसे इंजीनियरिंग के लिए कन्विंस हो? ये कोई हम लोग बहुत
बहुत गंदा काम थोड़ी कर रहे हैं हम, हमारे जैसा पायस काम कोई नहीं करता। इबादत है, ब्लेस्ड हैं, हम लोग ब्लेस्ड हैं। कई देवता हमारे ऊपर हाथ रखे हुए हैं भैया कि ये प्रोफेशन आप करिए, करोड़ों लोगों को एंटरटेन करते हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। प्लीज प्लीज इस प्रोफेशन को वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशन मानिए आप, कभी कोई प्रॉब्लम। इबादत है, मेडिटेशन है, ये इबादत है, मेडिटेशन, बहुत कुछ है थिएटर, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है थिएटर। तो मैं बच्चों के लिए एक छोटी सी कविता, जी जी जी। ये बीकानेर में जन्मे हरीश भादानी की कविता है। मैंने नहीं कल ने बुलाया, मैंने नहीं कल ने बुलाया, खामोशियों की छतें, आबनूसी किवाड़े घरों पर, आदमी अजनबी आदमी के लिए तुम्हें मन खोल कर मिलने बुलाया, मैंने नहीं कल ने बुलाया। सीटियों से सांस भरकर भागते बाजार बीलो दफ्तरों को रात के मुर्दे, देखती ठंडी पुतलियां, आदमी आदमी में दीवार है, तुम्हें छेनियां लेकर बुलाया, वाह वाह, मैंने नहीं कल ने बुलाया। क्या बल्ब की रोशनी शेड में बंद है, बल्ब की रोशनी शेड में बंद है, सिर्फ परछाई उतरती है बड़े फुटपाथ पर। क्या बात, क्या बात। जिंदगी की जिल्द के ऐसे सफेदों पढ़ लिए पन्ने, जिंदगी की जिल्द के ऐसे सफेदों पढ़ लिए, तुम्हें अगला सफा पढ़ने बुलाया है, मैंने नहीं कल ने बुलाया, मैंने नहीं। वाह वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत सर। हमारे पास वक्त होता तो हम आपको तो जाने भी नहीं देते। इट वाज सो एनरिचिंग, सो एनरिचिंग। और आई एम श्योर जितने भी मैं बहुत 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 शुक्रिया। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, मैं उन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। निरुपमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा सबको, बहुत बहुत शुक्रिया। और इतना एनरिचिंग सेशन ये रहा। जितने भी हमें यंगस्टर्स भी सुन रहे हैं, परफॉर्मिंग आर्ट से जुड़े यंग जनरेशन के बच्चे सुन रहे हैं, ये इतना एनरिचिंग सेशन था एक तरह से। तो आई डोंट हैव वर्ड्स, आई एम रियली 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 थैंकफुल टू यू सर। आई एम रियली थैंकफुल टू यू। ऑल चिल्ड्रन कीप इट अप। थैंक यू सर, थैंक यू काजल जी, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी, थैंक्स फॉर कमिंग सर, इट वाज आवर, वी ओwe you gratitude. Thank you sir, thank you, thank you sir. Good night. Good night. और मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं उनको ये कहना चाहूंगी कि शख्सियत का एक और अंक अभी 7 बजे आप जरूर रहिएगा हमारे साथ। और आज हमारे साथ जो 7 बजे जो जुड़ेंगी वो है टेलीविजन और सिनेमा से जुड़ी हुई सुप्रिया शुक्ला जी, एक बेहतरीन कलाकार हैं। तो रहिएगा हमारे साथ अभी कुछ ही देर में, यानी 7 बजे एक बार फिर से हमारे साथ जुड़िएगा। और हम तहे दिल से आपका शुक्रिया करते हैं हमारी हौसला अफजाई करने के लिए। और फिर से आपसे गुजारिश कि 7 बजे एक बार फिर से हम मिलते हैं। हमारे साथ जो जुड़ रही हैं शख्सियत, टेलीविजन और सिनेमा का एक जाना माना नाम सुप्रिया शुक्ला जी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया।